डायना बिना सोचे समझे अगले ही पल कहती है, पहचान कैसे नहीं होगी युग, मैं खून जो पीती हूँ। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी के साथ डायना को देखने लग जाता है। शालिनी भी हैरानी के साथ डायना की तरफ देखने लग जाती है। युग और शालिनी दोनों ही एकटक नजरों से डायना की तरफ देखे जा रहे थे, उसे घूरे जा रहे थे। डायना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, युग, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। डायना के चेहरे की मुस्कान देखकर युग समझ गया था कि डायना मजाक कर रही थी। युग भी हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा खून पीने के लिए शालिनी है ना। शालिनी युग और डायना की बातों के बीच में बिल्कुल दखल नहीं देती है, क्योंकि इस वक्त वो भी बड़े गौर से युग के खून की बूंद को देखने में लगी हुई थी। और वो नोटिस करती है कि डायना की बात बिल्कुल सच थी। युग के खून की बूंद नॉर्मल इंसानों की तरह लाल नहीं थी, बल्कि उसका खून पूरी तरह काला था। शालिनी युग के खून की बूंद को छूने ही वाली थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो शालिनी, तुम्हें भी मेरा खून पीना है क्या डायना की तरह। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, खामोशी रहती है। युग हंसते हुए ही कहता है, तो, तुम मेरा खून मत पियो, तुम नीचे चलो और नखम बिच्छी सूप पियो। मैंने खुद तुम्हारे और मेरे लिए थाली बनाई है, चलो साथ में खाते हैं। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो सोच में डूब गई थी कि युग के खून की बूंद आखिर काली कैसे हो सकती थी। युग शालिनी को टोकते हुए कहता है, शालिनी क्या कर रही हो, चलो ना नीचे। इतना कहकर युग जबरदस्ती शालिनी का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर ले जाने लग जाता है। युग जाते हुए डायना से पूछता है, तुम्हें भी खाना है क्या डायना। डायना मना करते हुए कहती है, नहीं युग, मैं तो कब का खा चुकी हूँ, तुम ही खाओ, साथ में शालिनी को भी खिलाओ, वो बेचारी सुबह से भूखी है। युग शालिनी को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उनके जाते ही डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बड़ा अजीब बंदा है, कभी कहता है अकेला छोड़ दो तो कभी खुद सबको साथ बुलाता है। ये कुछ जमा नहीं, और खास तौर से इसके खून की बूंद, आखिर इसका खून काला कैसे। डायना यही सब सोचने लग जाती है। रात के 3 बज रहे थे और मायाधारी अपनी सेविका दीपा के साथ अपनी मंजिल पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो दोनों माया नगरी की 7वीं पहाड़ी के नीचे खड़े हुए थे, उसी बरगद के पेड़ के पास जिसके पास शाम को वर्चस्विनी, चार्ली और तारा खड़े हुए थे। रात गहरे सन्नाटे के साथ खामोश थी, जैसे ये तूफान के आने की चेतावनी हो। मायाधारी 7वीं पहाड़ी को देखकर खुश होते हुए कहती है, आखिरकार हम हमारी नगरी में पहुंच ही गए। दीपा मायाधारी का साथ देते हुए कहती है, हाँ गुरु माँ, हम पहुंच गए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि हम इतनी जल्दी इतनी दूर से हमारी नगरी में वापस आ गए हैं। आपने इस रास्ते का पता पहले क्यों नहीं बताया। मायाधारी जवाब देती है, क्योंकि कुछ गुप्त रास्ते तभी उजागर होने चाहिए जब उनकी सख्त जरूरत हो, और आज उस रास्ते की आवश्यकता थी हमें। रात ही रात माया नगरी पहुंचना था और हम पहुंच गए। मायाधारी दीपा से बात ही कर रही थी कि तभी उनके बगल में जो बरगद का पेड़ था वो जोरों से हिलने लग जाता है। उस बरगद के पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बरगद का पेड़ मायाधारी का स्वागत कर रहा हो। उसकी जटाएं सांप की तरह हिलने लग गई थी। मायाधारी बरगद के पेड़ को देखकर खुश होते हुए कहती है, शाबाश कुटुंब, अच्छी वफादारी निभाई है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर मायाधारी अपना हाथ बरगद के पेड़ के ऊपर रख देती है। जैसे ही मायाधारी बरगद के पेड़ पर हाथ रखती है, बरगद के पेड़ के तने के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख निकलती है, जो किसी इंसान की आंख की तरह थी, लेकिन इंसान की आंख की अपेक्षा काफी बड़ी। वो आंख इतनी बड़ी थी जितना बड़ा मायाधारी का चेहरा। मायाधारी और दीपा बरगद के पेड़ के आंख के अंदर देखने लग जाते हैं। उस आंख की पुतली के अंदर वो सारे दृश्य चलने लग जाते हैं जो तब घटित हुए थे जब वर्चस्विनी, तारा और चार्ली वहां पर आए थे। उन्हें वो सब पता चल जाता है। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ तारा को देखते हुए कहती है, यही है, अब यही है महाशक्ति, मैं इसे पहचान सकती हूँ। इसकी आंखों में मुझे वो रोशनी साफ दिखाई दे रही है जो हम जैसे दैत्य ताकतों की शक्ति बढ़ा सकती है। दीपा तारा को देखते हुए कहती है, अच्छा तो महाशक्ति ऐसी दिखती है, यकीन नहीं होता कि ये बच्ची स्वयं भगवान शिव का अंश है। सारे दृश्य देखने के बाद मायाधारी हंसते हुए कहती है, ये लोग मुझे नहीं, खुद अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। मुझे ढूंढते हुए ये लोग यहाँ तक आ गए। दीपा मायूसी के साथ कहती है, पर गुरु माँ, ये लोग तो यहाँ से चले गए हैं, हमें देर हो गई आने में।
मायाधारी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं दीपा, हमें देर नहीं हुई है। ये लोग बस इस जगह से गए हैं, माया नगरी से नहीं। और तू जानती है ना, पूरी माया नगरी में किसकी माया बिछी हुई है? दीपा खुश होते हुए कहती है, आपकी गुरु माँ। मायाधारी भी खुश होने लग जाती है। मायाधारी काले आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, इन तीनों को यहाँ पर वापस आना होगा। ये लोग मायाधारी की माया नगरी में आकर उससे मिले बिना नहीं जा सकते हैं। मायाधारी सोचने लग जाती है कि वो कौन सी विधि से उन तीनों को वापस बुलाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वो देखती है कि बारिश होने की वजह से जमीन की गीली मिट्टी पर पैरों के निशान छपे हुए थे। मायाधारी उन पैरों के निशान के जस्ट ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ये स्वयं महाशक्ति के चरणों के निशान है। दीपा उन पैरों के निशान के आसपास देखते हुए ही कहती है, सिर्फ महाशक्ति के ही नहीं गुरु माँ, उनके भी जो महाशक्ति के साथ यहाँ पर आए थे। जिस तरफ दीपा ने इशारा किया था, जब मायाधारी उस तरफ अपनी नजरें करती है तो देखती है कि वहां पर 3 पैरों के निशान और छपे हुए थे। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, आना होगा। अपने हाथ की उंगली से तारा के पैरों के निशान पर गोला बनाने लग जाती है। मायाधारी जैसे जैसे गोला बनाते जा रही थी, उसके हाथ की उंगली से खून निकलते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी वो गोला अपने खून से बना रही हो। कुछ ही पल में मायाधारी अपने खून से तारा के दोनों पैरों के निशान पर गोला बना देती है। मायाधारी दीपा को इशारा करते हुए कहती है, दीपा। दीपा समझ जाती है कि मायाधारी ने क्या कहा था। जैसा गोला मायाधारी ने अपने खून से तारा के पैरों के निशान के ऊपर बनाया था, ठीक वैसा गोला दीपा अपने खून से वर्चस्विनी और चार्ली के पैरों के निशान को ढूंढकर उन पर बना देती है। मायाधारी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, राख निष्ठ दो दीपा। दीपा ने अपने कंधे पर एक काला झोला टांग कर रखा हुआ था। उसमें से दीपा एक बड़ी सी राख की बड़ी डिब्बी निकालती है और मायाधारी को देते हुए कहती है, ये लीजिए गुरु माँ। मायाधारी उस राख की डिब्बी में से राख निकालती है और तारा, वर्चस्विनी और चार्ली तीनों के पैरों के निशान के ऊपर डाल देती है। ऊपर राख पड़ने के कारण अब मायाधारी को उनके पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खून की आउटलाइन से गोला बना हुआ हो, जिसके अंदर सफेद राख डली हुई थी। मायाधारी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचती है और मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम देवदत्तम वेगेन आकर्षणे चरण मणिभृत स्वाहा। मायाधारी बार बार यही मंत्र पढ़े जा रही थी और देखते ही देखते उस राख के अंदर वापस से पैरों के निशान बनने लग जाते हैं, जो इस बार खून की तरह लाल थे। गोले के बाहर का खून गायब होते जा रहा था, क्योंकि राख में जो पैरों के निशान छप रहे थे वो उसी खून से बन रहे थे। ऐसा सिर्फ तारा के नहीं, बल्कि वर्चस्विनी और चार्ली के पैरों के निशान के साथ भी हो रहा था। ये सब देखकर दीपा की आंखें चौंधिया गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर बाद मायाधारी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है और उसके मंत्र खत्म करते ही तारा के पैरों के निशान राख में से बाहर आ जाते हैं। उन पैरों के निशान में जान आ जाती है। ऐसा सिर्फ तारा ही नहीं, बल्कि चार्ली और वर्चस्विनी के पैरों के निशान के साथ भी हुआ था। मायाधारी उन पैरों के निशान को आदेश देते हुए कहती है, जाओ और जाकर ढूंढो उन्हें और उन्हें मायाधारी के पास वापस लेकर आओ। जाओ। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, उन पैरों के निशान में मूवमेंट शुरू हो जाता है और वो 3 जोड़ी पैर उल्टी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए पीछे जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो पैरों के निशान वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर दीपा आश्चर्यचकित हो गई थी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ था और सोने की कोशिश कर रहा था। युग के दोस्त तो सो चुके थे, पर वो नहीं। युग सबसे कॉर्नर में लेटा हुआ था और उसके बगल में ही अभिमन्यु लेटा हुआ था, जो चैन की नींद सो रहा था। युग बार बार करवटें बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सोने में कुछ परेशानी हो रही थी, जिस कारण वो सो नहीं पा रहा था। जब कुछ देर तक युग ऐसे ही करवटें बदलते रहता है और उससे रहा नहीं जाता, तो वो उठकर बैठ जाता है। युग परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। इतना कहते ही युग की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है और वो देखता है कि इस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। युग खुद से कहता है, ये क्या, इतनी रात हो गई और मैं अभी तक सो नहीं पाया। मुझे लेटे हुए तो काफी वक्त हो गया। इतना कहकर युग सिरहाने के पास जो पानी की बोतल रखी हुई थी, उसे उठाता है और उसका पानी पीने लग जाता है। युग पानी पी ही रहा था कि तभी उसके कान में फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज सुनाई देती है।
उठो युग, उठ जाओ, ये सोने का वक्त नहीं है। उठो युग, उठ जाओ। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि युग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आवाज किसी औरत की थी या मर्द की। वो आवाज सुनकर युग घबरा जाता है। वो तुरंत अपने आसपास देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि वो आवाज कहाँ से आई थी। पर उसके आसपास सिर्फ उसके दोस्त थे जो गहरी नींद में सो रहे थे और उनके सिवा वहां कोई और नहीं था। युग को लगता है कि ये उसका कोई वहम था और वो फिर से पानी पीने लग जाता है। पर वो बॉटल को अपने मुंह से लगाता उससे पहले ही उसे फिर फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। उठो युग, वक्त आ गया है। उठो युग। दोबारा आवाज सुनकर युग समझ जाता है कि ये उसका कोई वहम नहीं था, बल्कि उसे आवाज सच में सुनाई दे रही थी। युग पानी की बोतल को वहीं रख देता है और आवाज को गौर से सुनने लग जाता है और उसे एहसास होता है कि वो आवाज बाहर से आ रही थी। युग अपने कदम बिस्तर से नीचे रखते हुए कहता है, ये कैसी आवाज है? युग अपने कदम कमरे से बाहर बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, फुसफुसाने की आवाज और तेज हो जाती है। आओ युग, आओ, वक्त आ गया है। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रूम नंबर 666 से आ रही थी। युग बिना कुछ सोचे समझे रूम नंबर 666 के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी आ रही थी यहाँ से? लगता है मेरा वहम ही था। मैं भी ना, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इतना कहकर युग वहां से वापस अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। युग ने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि फिर उसे फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो युग? मैंने कहा ना वक्त आ गया है, वापस आओ। जैसे ही युग ये आवाज सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। युग डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो इस बार भी उसे कमरे के अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। युग कमरे के अंदर घुस जाता है और पुकारते हुए कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? कोई जवाब नहीं आता है। फिर फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, वक्त आ गया है युग, वक्त आ गया है। युग हड़बड़ाहट के साथ अपने अगल बगल देखता है पर उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। युग के समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। उसे किसी की आवाज तो सुनाई दे रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। युग कमरे के आसपास देख ही रहा था कि तभी उसकी नजरें कमरे के अंदर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे टाइपराइटर के सामने रखी हुई कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। युग को फिर से डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, वक्त आ गया है युग, आओ।